हेलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एडिशनल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये सीबीएसई कोर्स के मेथड नहीं है, जेई एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में कर सकते हैं। नोट्स में ये मेथड्स दिए हुए हैं, इनमें से कुछ मेथड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं जो सीबीएसई लेवल के थे। दैट इज मेथड्स एट सेम पोटेंशियल, दो पॉइंट्स जिनके बीच में कंडक्टर से कनेक्टेड होते हैं वो सेम पोटेंशियल या सेम पॉइंट्स होते हैं। दूसरा मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, जब इनफाइनाइट होता है तो एक को ब्रेक करके बाकी इक्विवेलेंट ले लेते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा है मेथड ऑफ सिमेट्री, ये हमने नहीं किया और ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे और एक और टॉपिक वो भी बताऊंगा, एक है मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री में कई मेथड्स हैं, सबसे पहला मेथड है वो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूं। पहले इसको हम क्या बोलते हैं, इफ या पॉइंट्स हैविंग सिमेट्रिकली लोकेटेड about initial and final points have same potential। अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा ये सिमेट्रिकली लोकेटेड का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में समझो। आपके पास एक क्यूब सर्किट है, ये सब इक्वल रेजिस्टेंस की वायर्स हैं। ये सारी वायर्स जितनी भी मैं नाम ले रहा हूं यहां पे, ये सब इक्वल रेजिस्टेंस की वायर्स हैं। अब आपको क्या बोला, अगर ये पॉइंट्स के नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपको बोला 2 और 8 के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, 2 एंड 8 पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, सिमेट्रिकली लोकेटेड का मतलब हुआ ऐसे पॉइंट्स जो 2 और 8 से सिमेट्रिकली लोकेटेड हो, मतलब इंग्लिश में सिमेट्रिकली लोकेटेड मतलब बराबर डिस्टेंसेस के पॉइंट्स हो। जैसे ध्यान देना प्लीज, जैसे सपोज करो मैं पॉइंट बोल देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने पॉइंट का नाम दिया 1 and 6, 1 6 and 3, ये तीनों पॉइंट्स 1 से बराबर लेंथ दूर है, हाँ कि ना, एक एक रेजिस्टेंस आ रही है ना तीनों में, और यही तीनों पॉइंट्स 8 से भी बराबर लेंथ दूर है, फेस डायगोनल। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, सिमेट्रिकली लोकेटेड। मतलब जिन दो पॉइंट्स है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, या 1 और 8 ले रहा हूं, सो 1 और 8 के रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में भी तीनों इक्वल डिस्टेंस पे और 8 के भी रिस्पेक्ट में भी तीनों इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए क्या हो गए, सिमेट्रिकली लोकेटेड। सो जो पॉइंट नंबर 2, ये 2 था, पॉइंट नंबर 1 3 एंड 6 2 से बराबर डिस्टेंसेस पे तो सिमेट्रिकली लोकेटेड है, 8 से भी ये तीनों बराबर डिस्टेंस पे है, फेस डायगोनल, तो ये तीनों क्या हो गए, 8 से भी सिमेट्रिकली लोकेटेड हो गए। सो 2 1 3 एंड 6 ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो ये तीन क्या हो गए, सेम पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल। सिमिलरली पॉइंट नंबर 4 5 और 7, ये तीनों देखो, ये तीनों 2 से फेस डायगोनल दूर है, तो 2 से ये तीनों सिमेट्रिकली लोकेटेड है, 8 से भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है, एक सिंगल लेंथ दूर है, तो ये सब क्या हो गए, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल दोनों से क्या है, सिमेट्रिकली लोकेटेड, मतलब बराबर डिस्टेंस पे है। सो पहले मैं इनको बनाता हूं,
2 और 8, ये 2 पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव चाहिए था। 1, 3 एंड 6 यहां बीच में बना दिया। 1, 3, 6 तीनों एक ही पॉइंट है, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स, और 4, 5 और 7 एक ही पॉइंट है। अब ध्यान दो जरा, रेजिस्टेंस बनाते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊंगा, सो 2 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 2 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 2 और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 2 और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस। जो बनाते जा रहे हो उसको क्रॉस करते जाओ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 6 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 5 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 3 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 7 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 4 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस। ठीक, अब इक्विवेलेंट बनाओ। इनका इक्विवेलेंट हो गया R/3, इनका इक्विवेलेंट हो गया, सब R आ रहे हैं, तो ये हो गया R/5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक रह गया, कोई 11 हुए, एक मिस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक कोई मिस कर दिया मैंने, 6 और 7 वाला नहीं बनाया यहां पे। 6 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस, टोटल 12 होने चाहिए ना, 12 वायर्स हैं। ये हो गया R/6, ये हो गया R/3। सो R इफेक्टिव कितना हुआ, तीनों सीरीज में, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, 6 LCM, 2 + 1 + 2, 5 R/6, ये आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, यही क्वेश्चन करूंगा, 2 और 8 की जगह कोई और पॉइंट्स निकालता हूं, नंबर सेम देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा, एक रह गया, ये रहे जी। नंबर सेम देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी जो ऊपर किया वो मैंने बॉडी डायगोनल के अक्रॉस लिया था। अब सपोज मैं फेस डायगोनल के एक इसके अक्रॉस लेता हूं, 1 और 4 के बीच में। अब जरा देखो, 1 से बराबर डिस्टेंस के, एक सिंगल लेंथ के डिस्टेंस के पॉइंट्स कौन कौन से, 4, 5 और 2 है कि नहीं? 4, 5 और 2 ये तीनों के तीनों 1 से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। क्या ये 4 से तो सोच ही नहीं सकते क्योंकि 4 तो एंड पॉइंट है। 4, 5 एंड 2 1 से ही सिमेट्रिकली लोकेटेड, फिर आप 2 पॉइंट लोगे 5 और 2। क्या ये 4 से भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है? 4 से भी दोनों क्या हो गए, फेस डायगोनल दूर, दोनों फेस डायगोनल दूर, तो 5 एंड 2 ये दोनों क्या हो गए, सिमेट्रिकली लोकेटेड दोनों से। 1 से दोनों लेंथ, और 4 से दोनों क्या हो गए, फेस डायगोनल दूर। दूसरे पे आते हैं, अब फेस डायगोनल वाले पॉइंट्स देखते हैं। 1 से फेस डायगोनल्स कौन कौन से? फेस डायगोनल हो गया 8, 3 एंड 6, 8, 3 एंड 6। तो 4 से कौन से हो गए, 4 से सिमेट्रिकली लोकेटेड 8 एंड 3 है, 6 नहीं है। देखो दोबारा सुनो, 1 से सिमेट्रिकली लोकेटेड फेस डायगोनल वाले पॉइंट्स कौन से हैं? 1 से फेस डायगोनल वाला पॉइंट है 8, एक फेस डायगोनल, आगे वाला फेस डायगोनल हो गया 3, और लेफ्ट वाले फेस का फेस डायगोनल हो गया 6। तो 3, 8 एंड 6 ये क्या हो गए, 1 से सिमेट्रिकली लोकेटेड। 4 से सिमेट्रिकली लोकेटेड कौन से होंगे, 8 एंड 3, 6 नहीं। तो ओवरऑल इन दोनों से सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट्स कौन से हो गए, 3 एंड 8। तो ये हो गए सिमेट्रिक पॉइंट्स। अब देखो दोबारा बनाते हैं सर्किट, ये 1, ये 4,
1 और 4, 2 और 5 एक ही पॉइंट है, 2 और 5 एक ही पॉइंट है, 2 और 5 एक ही पॉइंट है, और 3 और 8 एक ही पॉइंट है। 3 और 8 की तरफ 7 है तो 7 इधर बना लेते हैं, और 6 उस तरफ है, ओवरऑल सर्किट में 6 इधर बना लेते हैं। देखते हैं अब सर्किट में क्या बनता है, इंडिविजुअली आ जाओ। पहले 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 1 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 8 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 5 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 8 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 3 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 5 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 2 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 6 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस। हो गए 12, 2 4 6 8 10 12। अब इफेक्टिव बनाओ, कितना हो गया ये 1 था, ये 4 था, ये R था, R और R पैरेलल में R/2, R/2, R/2। ये कितना हुआ R/2, R, R/2। ये तीनों सीरीज में R/2 R/2 R प्लस R, 2R और R/2 पैरेलल में, सो 2R इंटू R/2 अपॉन 2R प्लस R/2। एक R कट गया, 2/5 R, 2/5 R इस पूरे का आ गया, 2/5 R, R/2 सीरीज में, तो ये आ गया 7/5 R। तो R इफेक्टिव कितना हुआ, R और 7R/5 पैरेलल में, तो ये आ गया 12/5 R। ठीक है, R और 7/5 था, सॉरी, R और 7/5, ये हो गया 1/R प्लस 1/7R/5, ये हो गया 1/R इफेक्टिव। सो 7R 12, तो R आ गया 7R/12। लॉजिक समझ में आ गया। सो नॉर्मली सीरीज पैरेलल नहीं दिखेंगे, आपको सिमेट्रिसिटी से दिमाग में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें आप दिमाग लगाते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये पहला टाइप था इसका। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप क्या होता है सिमेट्रिसिटी में? इफ पॉइंट्स A and B are connected to a battery, A और B आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिए, एंड AB इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब कि AB से आप ऊपर और नीचे या लेफ्ट राइट देख, अगर AB ऐसे तो AB के लेफ्ट राइट, अगर AB ऐसे तो AB के ऊपर नीचे, बराबर बराबर सर्किट होगा। सो AB जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। देन ऑल पॉइंट्स lying on perpendiculars drawn to AB are at same potential. मतलब ध्यान दो, एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सपोज करो आपको सर्किट ऐसे दिया हुआ है, ये A, ये B, ये सर्किट है, सारे R रेजिस्टेंसेस हैं। अब
ए बी पॉइंट, ए बी ये लाइन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके ऊपर और नीचे देखो मिरर इमेज है एक दूसरे की। सो जितने भी इससे परपेंडिकुलर्स होंगे वो सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, मतलब ये पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे, इस लाइन के, इस लाइन के सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे, इस लाइन के सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे। मतलब ये अगर मैंने पॉइंट ए और बी बोला, इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बोल दिया। सो ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, 1 और 6 सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स होंगे, 2 7 और 5 सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स होंगे, 3 और 4 सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स होंगे। अब देखो ए और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और 6 के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस, ए और 7 के बीच में तीसरा रेजिस्टेंस, 6 और 7 के बीच में रेजिस्टेंस, 2 और 1 के बीच में रेजिस्टेंस, 6 और 5 के बीच में रेजिस्टेंस, 4 ये हो गए। फिर 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस, 3 और 7 के बीच में रेजिस्टेंस, 7 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस, और 5 और 4 के बीच में रेजिस्टेंस। फिर 3 और 8 के 3 और बी के बीच में रेजिस्टेंस, 4 और बी के बीच में रेजिस्टेंस। अब ये सीरीज पैरेलल से हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया r/3 r/3 r/2 r/2, जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। क्लियर? दूसरा हो गया ये सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन क्या होता है? तीसरा सिचुएशन होता है कि ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। थर्ड सिचुएशन होता है इफ ए बी इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री, but its perpendicular bisector is, then all points on the perpendicular bisector are at same potential. ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ए बी का जो परपेंडिकुलर है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये दो रेजिस्टेंसेस, ये दो, ये दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ए और बी है। ए और बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ए और बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के जितने पॉइंट्स होंगे सब सेम पोटेंशियल पे होंगे। नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो 3 6 एंड 7 ये तीनों किस में आ जाएंगे? सेम पोटेंशियल। तो सेम पोटेंशियल के क्योंकि पॉइंट्स हैं तो इनके रेजिस्टेंसेस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि रेजिस्टेंसेस खत्म हो गए तो ये आपके पास सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये ऐसे सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स है तो उनको छोड़ दोगे, सीरीज r/4 सॉरी 4r, ये 2r, 4r 2r पैरेलल में, फिर rr के साथ सीरीज में, फिर 2r के साथ पैरेलल में कर सकते हो, इफेक्टिव निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब ये क्लियर? सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं ये सिमेट्रिसिटी में। तो सिमेट्रिसिटी में सबसे पहला आप सिमेट्रिकल पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चन करते हो। दूसरा, अगर जो पॉइंट्स की जो लाइन है जिसके अबाउट आपको वो निकालना है, अगर वो पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आप क्या करते हो? परपेंडिकुलर जितने भी हैं उसके वो सब सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स ले लेते हो। और अगर दूसरा, अगर वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने पॉइंट्स हैं वो सब सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हो जाएंगे। तो बेसिकली आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज सोच सकते हो, मल्टीपल व्हीटस्टोन ब्रिजेस कनेक्टेड है, जैसे मैंने यहां पे शो किया। ठीक है, आ जाते हैं अगला। नेक्स्ट है कनेक्शन रिमूवल मेथड। ये भी आपका सिमेट्रिसिटी पे बेस्ड ही है, कनेक्शन रिमूवल मेथड। कनेक्शन रिमूवल मेथड क्या होता है? अगर एक ऐसा सर्किट है जिसमें कोई एक पॉइंट है जिसका अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं तो सर्किट सिमेट्रिक है आगे और पीछे, तो हम क्या कर सकते हैं? मिरर इमेज है, इनपुट और आउटपुट एक दूसरे की मिरर इमेज है,
तो जो इस पॉइंट पे वो कनेक्शंस होते हैं वो पॉइंट जबरदस्ती की बनाई होती है। जैसे एक क्वेश्चन की एग्जांपल के समझो, सपोज आपको बोला ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर, 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 आर और ये आर। अब देखो अगर आप ध्यान से, ये लाइन के अबाउट दोनों तरफ इनपुट आउटपुट दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिकल लोकेशन है। मतलब जितना भी करंट इधर से जाएगा सिमेट्रिक है तो उतना ही करंट इधर से जाना चाहिए। तो क्योंकि करंट ये सिमेट्रिकल है लेफ्ट और राइट में, ये मिरर इमेज है, तो आप क्या कह सकते हो, ये जो जंक्शन है ये जबरदस्ती बन गई। तो आप इस जंक्शन को रिमूव कर सकते हो, आप इसको ऐसे बना सकते हो, आर आर आर, सॉरी आर, जोड़ो मत, आर ए ऐसे। तो अब आप सीरीज पैरेलल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ? इसमें मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। मैंने बोला कई बार क्या होता है कि जंक्शन जो है वो जबरदस्ती बनी होती है। क्यों जबरदस्ती बनी है? मैंने क्या बोला कि ये सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, तो जितना करंट इस तरफ आएगा उतना करंट इधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, एक दूसरे के जैसी हैं। इधर से करंट आए इधर से करंट आए फर्क नहीं पड़ता, बीच में दोनों में करंट सेम जाएगा। तो करंट एक से दूसरे में सेम कब जा सकता है? जब नीचे ज्वाइनिंग ही ना हो, क्योंकि अगर ज्वाइनिंग होगी तो करंट डिवाइड होता। डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब इस जंक्शन पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा, नीचे वाली जंक्शन पे, इस जंक्शन पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको ना बनाओ। नहीं बनाओगे तो ये करंट जो भी आएगा वो सारा का सारा इधर चला जाएगा। अब ये सीरीज पैरेलल में हो सकता है, 2R और R सीरीज पैरेलल में, फिर सीरीज में, नीचे वाले 2R के साथ पैरेलल में, इफेक्टिव आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा जो वो हैं मेथड्स, उसमें मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हुए हैं। एक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज या करंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। इसके लिए पर किरचॉफ्स लॉ लगता है, तो जब मैं किरचॉफ्स लॉ एक्सप्लेन करूंगा तब इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। अभी नहीं कर रहे हम, ये वाला मेथड छोड़ रहे हैं, एक मेथड छोड़ेंगे, ये किरचॉफ लॉ में साथ में एक्सप्लेन करूंगा मैं। आखिरी मेथड है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है? देखो ये रेजिस्टेंसेस हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये स्टार में आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट कैसे करोगे? उसके लिए फॉर्मूलाज हैं। क्या फॉर्मूला है? नाम देते हैं पहले। ये है नोड 1, नोड 2, नोड मतलब जंक्शन, नोड 3। तो ये नोड 1 ऐसे, नोड 2, नोड 3 ऐसे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। फॉर्मूलाज क्या है? नाम देते हैं पहले। इसको नाम दिया R1, इसको नाम दिया R3, नोड 2 का है R2, इसको बोल दिया RA, RB, RB इस तरफ, RC इस तरफ। अब आप कहोगे सर ये ABC आपने ऐसे क्यों लगाया? देखो नोड 1 से कनेक्टेड R1, नोड 2 से कनेक्टेड R2, नोड 3 से कनेक्टेड R3। दूसरे को भी सेम नाम नहीं दे सकते, तो 1 के सामने वाला मैंने दे दिया A, 2 के सामने वाला दे दिया B और 3 के सामने वाला दे दिया C। तो फॉर्मूलाज हो जाते हैं। अगर RA, RB, RC पता है तब आपके पास R1 की वैल्यू आ जाती है RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। R2 की वैल्यू हो जाती है RA RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। और R3 की वैल्यू हो जाती है RA RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। इसी तरह रिवर्स कन्वर्जन करना हो, अगर 1 2 3 पता है और ABC वाले निकालने, तब रिलेशंस होते हैं RA इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1। इसी तरह RB हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R2। और RC हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R3। याद करने का तरीका बताता हूं।
ये ऐसे याद रखो, ये है, बीच में आपने ये कनेक्ट कर दिया। अगर आपको R1 निकालना है, R1 क्या होगा, इसके एडजेसेंट दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय तीनों का सम, ऐसे याद रखो। R1 क्या होगा, RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। R2 क्या होगा, RC RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, जो भी मतलब नंबर्स बने हुए हैं। सो देखो जैसे ये इसका यूज क्या करते हैं, सपोज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, ध्यान देना प्लीज, आपके पास ये रेजिस्टेंसेस हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में तो क्या करते हो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में आप बीच वाली ब्रांच को उड़ा देते हो। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, सपोज ये 2 ओम्स है, ये 3 ओम्स है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम्स है। अब ये 2:3, ये 3:2 है, बैलेंस तो नहीं है, तो बीच वाली ब्रांच को उड़ा नहीं सकते। अब आप क्या करोगे, इसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगा सकते हो। ये डेल्टा बन रहा है, इन तीनों को रिप्लेस कर दो स्टार से। कैसे कन्वर्ट करोगे, इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसको मैंने R1 बोल दिया। सो R1 कितना होगा, 2 × 1 अपॉन 2 + 1 + 3, ये आ गया 2/3 4 5 6, 1/3 ओम्स। इसी तरह R2, इसको R2 बोल दिया, ये हो गया एडजेसेंट दोनों का प्रोडक्ट, 2 × 3 अपॉन 2 + 1 + 3, ये आ गया 6/6 1 ओम्स। इसी तरह इसको R3 बोल दिया। सो R3 कितना होगा, इसके दोनों एडजेसेंट 3 × 1 अपॉन 2 + 1 + 3, ये आ गया 3/6 मतलब ½ ओम्स। सो अब ये सर्किट कन्वर्ट हो गया, ये R2 था 1 ओम्स, ये 1/3, ये 1/2, ये 3 पॉइंट्स तक यही सर्किट। आगे वही अपना पुराना वाला 3 ओम्स 2 ओम्स। अब ये दो सीरीज, फिर पैरेलल, फिर 1 के साथ सीरीज, कितना हो जाएगा 1 ओम। ऊपर वाले दोनों सीरीज में कितना हो गया, 3 + 1/3 कितना हुआ 10/3। नीचे वाले दोनों सीरीज कितना हो गया 5/2। अब 10/3 और 5/2 पैरेलल में कितना हुआ, ओवरऑल हो गया 1 प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। सो 1 + 50/6 डिवाइडेड बाय 20 + 15 35/6 7, ये 10 17/7 ओम्स। आई बात समझ। सो इस हिसाब से हम लोग ये स्टार डेल्टा कन्वर्जन यूज करते हैं। माइंडेड ये सीबीएसई मेथड्स नहीं है, ये जेई वगैरह में काम आएंगे। ठीक है, सो ये थे एडिशनल आपकी टेक्निक्स जो आपकी सीबीएसई कोर्स में नहीं है। इसमें एक मैंने छोड़ी है जो कि हमारी किरचॉफ लॉ पे बेस्ड, वो मैं किरचॉफ लॉ जब कराऊंगा तब उसमें समझाऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।